हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर के कंपलसरी पेपर नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, ज्ञान, भाषा और पाठ्यक्रम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम 2017 से लेकर 2021 यानी कि लास्ट ईयर तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में, उन सभी के नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये आप लोगों के लिए मोर हेल्पफुल हैं। इनको आप 1 से 2 बार देखेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो 2015 से 2017 के बैच का पेपर था, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि किसी एक भारतीय दार्शनिक का नाम लिखें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 भारतीय दार्शनिकों के नाम लिखे हैं: रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी। आप इनमें से जो मन चाहे वो वहाँ पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है कि उपनिषद शिक्षा प्राप्त करने की कोई एक विधि लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे को जो उपनिषद शिक्षा प्राप्त करने की जो विधियां हैं वो मुझे 2 से 3 विधियां मिली हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट जो हैं ये दी हुई थी: श्रवण, चिंतन, मनन और निध्यासन विधि। वेरी इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट इनमें ये निध्यासन विधि है, क्योंकि यही जो है उपनिषद प्राप्त करने की एक प्रमाणित विधि मुझे जो ढूंढने से मिली है, यही मिली है। इसके अलावा ये समतुल्यता विधि और पौराणिक कथा विधि, ये भी उपनिषद शिक्षा प्राप्त करने की विधि हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है। तो किंडरगार्टन पद्धति के जनक जो है ये फ्रेडरिक विलियम ऑगस्टस फ्रोबेल है। यहाँ पे आप फ्रेडरिक फ्रोबेल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार ज्ञान के 2 प्रकार बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं प्राचीन टाइम पे बात करूँ, यानी कि जो प्राचीन काल की बात करूँ कि भारतीय दर्शन का जो पुराना रूप था, उसके अकॉर्डिंग 2 ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो हमारे लौकिक और पारलौकिक ज्ञान हैं। लौकिक ज्ञान जिसको हम भौतिक ज्ञान भी कहते हैं, और पारलौकिक ज्ञान वो है सत्य की प्रमाणिकता की जांच, यानी कि ये उससे रिलेटेड ज्ञान है। लेकिन अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करती हूँ तो ये ज्ञान जो है, इनके 2 टाइप जो है वो सामाजिक ज्ञान और बुद्धि संगत ज्ञान हो जाते हैं। तो ये आप दोनों तरह से याद रखेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है। हालांकि भारतीय दर्शन अगर प्राचीन रूप की बात करें तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, लौकिक और पारलौकिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौन पठन का कोई एक उद्देश्य बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में मौन पठन को हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं। तो साइलेंट रीडिंग से क्या क्या ऑब्जेक्टिव आप गेन कर सकते हैं, या आप खुद से भी सोच सकते हैं। तो साइलेंट रीडिंग से एक तो हमें हमारी जो विश्लेषण करने की क्षमता होती है, जो चीज़ों को बारीकी से देखने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। और दूसरा, हमें अपने आप से पढ़ने की, अगर आप लोग रोज़ाना 10 मिनट साइलेंट रीडिंग करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप लोगों को खुद से हैबिट हो जाएगी कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो इससे स्वाध्याय की आदत जो है विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम का शाब्दिक अर्थ लिखिए, यानी कि पाठ्यक्रम का आप इटोमोलॉजी आपको बतानी है। तो पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी कि रेस कोर्स। इस आधार पर पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ वह पथ जिस पर दौड़कर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी कि अगर हम एजुकेशनल लैंग्वेज में कहना चाहें तो करिकुलम वो परिपथ होता है जिससे हमें अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति होती है। पाठ्यक्रम विकास का कोई एक आधार बताइए। देखिए, पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट हमारी जो सोसाइटी होती है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग होता है। तो उसमें हमारी सोसाइटी में हमारे जो है वो एजुकेशनल, फिलोसॉफिकल और जो हमारे साइकोलॉजिकल बेस होते हैं उनको भी हमें इसके साथ साथ शामिल करना होता है। तो इनमें से आप किसी एक का नाम लिख सकते हैं। पाठ्यक्रम डेवलपमेंट के जो प्रमुख बेस होते हैं वो हमारे सोशल, एजुकेशनल, फिलोसॉफिकल और
साइकोलॉजिकल होते हैं। इनमें आप बता सकते हैं कि साइकोलॉजिकल जैसे कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें कैसे एडजस्ट करना है, ये हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। एजुकेशनल में भी इसी तरह आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम परिवर्तन के मार्ग में आने वाली कोई एक बाधा बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम करिकुलम को जो है चेंज करना चाहें तो उसको चेंज करने में कौन कौन सी हर्डल्स आने वाली हैं। तो एक तो हमारे पास जो उपलब्ध स्रोत हैं उनकी हमें पूर्ण जानकारी अगर नहीं है तो हम पाठ्यक्रम चेंज नहीं कर पाएंगे। और तकनीकी स्रोतों की स्कूलों में उपलब्धता ना होना। देखिए फ्रेंड्स, हमने एजुकेशनल जो हमारा करिकुलम है वो हमने हाई टेक्नोलॉजी वाला बना दिया और पता चला कि पाठ्यक्रम के लिए जो हाई टेक्नोलॉजी हमने निर्धारित की है वो स्कूलों में है ही नहीं। तो ये भी पाठ्यक्रम परिवर्तन के मार्ग में एक बाधा है। इसके अलावा प्रशिक्षित विशेषज्ञों की कमी, मतलब कि जो हमने एजुकेशनल जो हमारा करिकुलम बनाया है उसको चेंज करने के लिए हमें उच्च स्तर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ चाहिए होते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी, तो इसकी कमी भी जो है पाठ्यक्रम विकास में या पाठ्यक्रम परिवर्तन के मार्ग में एक बाधा होती है। हिल्दा तांबा शिक्षण के प्रतिमान का अन्य नाम लिखे। देखिए फ्रेंड्स, ये हिल्दा तांबा एक लेडी थी जिन्होंने जो है पाठ्यक्रम के शिक्षण का नया प्रतिमान जो है डेवलप किया था और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसको हम पीड़ितों का शिक्षण शास्त्र कहते हैं। इनके इस प्रतिमान के अन्य नाम जो है वो है सूचना प्रसंस्करण मॉडल और इसके अलावा ग्रास रूट मॉडल भी इसी को कहते हैं। इसके अलावा डायलॉगिक जो मेथड होता है वो भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के एकीकृत उपागम का मूलाधार लिखिए, यानी कि इंटीग्रेटेड जो अप्रोच होती है, इसका मतलब होता है कि सभी विषयों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि सभी विषयों का सिलेबस जो है वो सेम होना चाहिए, सभी का करिकुलम सेम होना चाहिए, नहीं, पूरे करिकुलम को एक दूसरे से ऐड करके पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम के एकीकृत उपागम का मूलाधार सभी विषयों में एक प्रकार की एकता होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो नॉलेज है, जो हमारा नॉलेज बन रहा है वो एक रूप में बने। नेक्स्ट जो हम एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे वो हम 2016 टू 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट ईयर से संबंधित है और पूछा सेकेंड ईयर में गया है। निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय देने वाले शिक्षाविद का नाम, तो ये प्रत्यय जो है रूसो ने दिया था। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरछी लिखावट के 2 कारण लिखिए। तो तिरछी लिखावट क्यों आती है, हमारी जो राइटिंग है वो तिरछी क्यों हो जाती है। तो उसके 2 कारण हैं कि एक तो लिखने की जगह अगर समतल नहीं होगी तो हमारी राइटिंग जो है वो एकदम से सही नहीं आ पाएगी और कई बार हम पेन को भी सही से नहीं पकड़ते तो हमारी लैंग्वेज जो है, जो हमारी राइटिंग होती है वो सीधी नहीं होती। नेक्स्ट जो है एक अच्छी इकाई की एक विशेषता लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें यूनिट की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो जो हमारी यूनिट होती है उसका संबंध जीवन तथा अन्य पाठ्यक्रम के विषयों के साथ होना चाहिए। ये सबसे बड़ी विशेषता एक यूनिट की होती है। यूनिट के कोई 2 स्तर लिखिए, यानी कि एक यूनिट के कोई 2 हमें स्टेजेस लिखनी है कि यूनिट को हम कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं या यूनिट को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यूनिट के 2 स्तर होते हैं, एक तो उसकी वार्षिक योजना और एक उसकी मासिक योजना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के समेकित एवं संलयन फ्यूजन के रूपों में कोई एक अंतर लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, समेकित मतलब होता है इंटीग्रेट करना यानी कि जोड़ना, और फ्यूजन का संलयन का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्रों में बटा होना। यानी कि समेकित पाठ्यक्रम में सभी विषयों के बीच संबंधों को ढूंढा जाता है, जबकि संलयन पाठ्यक्रम विषयों के अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, यानी कि सभी अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर एक विषय में इंटीग्रेट करना। प्रयोग आधारित पाठ्यक्रम में विश्वास करने वाले दर्शन का नाम, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्टिव मेथड होता है, जो हमारे करके सीखने पे बल देता है, तो वो कौन सा आपका दर्शन है। तो ये निर्माणवाद है और निर्माणवाद के प्रवर्तक कौन है, ये है जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोवा मौन वाचन परीक्षण में कितने कारक समाहित होते हैं, केवल संख्या बताइए। देखिए फ्रेंड्स, कितने कारक होते हैं उनके नाम मैं नहीं सर्च कर पाई हूँ, मुझे
कहीं भी इनके नाम नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो मुझे मिल पाया है वो ये कि अयोवा मौन वाचन में 2 कारक समाहित होते हैं। सभी पेपर्स में आपसे लगभग 10 में से 8 क्वेश्चन करने को बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें सत्य असत्य भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह का क्वेश्चन बनाया गया है कि सत्य असत्य बताइए, और यदि कथन जो है असत्य है तो उसकी त्रुटि दूर कीजिए। यानी कि आपको ये भी बताना है कि अगर जो आपका स्टेटमेंट है वो फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान की प्रकृति मूर्त है। हम ये कतई नहीं कह सकते कि ज्ञान की प्रकृति मूर्त है, क्योंकि ज्ञान की प्रकृति अमूर्त भी हो सकती है। मूर्त ज्ञान में कोई गहराई नहीं है, यह सिर्फ तथ्यों से रिलेटेड है, स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जो कि एक सामान्य अवधारणा है। इसलिए ये कहना कतई सही नहीं होगा कि ज्ञान की प्रकृति मूर्त है। हाँ, ज्ञान की प्रकृति मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कीमा सदैव वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है हमारा जो स्कीमा होता है। नहीं, हमारा जो स्कीमा होता है वो सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि सबके स्कीमाज अलग अलग होते हैं, सबके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के वेज अलग अलग होते हैं। क्योंकि स्कीमा जो है वो वस्तुनिष्ठ न होकर संज्ञानात्मक संरचना है जो अनुभव आधारित है, और ये व्यक्तिनिष्ठ होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 10th। ये है कि मौन वाचन का एक उद्देश्य उच्चारण पर ध्यान के भार से बचना है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उच्चारित करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कैसे बोलना है, लेकिन मौन वाचन करते समय हम 1-2 वर्ड को अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करके पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रुथ होगा। अब हम 2017 से 2019 के बैच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि एनसीएफ का पूरा नाम बताइए। तो एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। और अभी तक हमारे टोटल 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुके हैं, जो कि हमारे 1975, 1988, 2000 और 2005 में आया है। लेटेस्ट जो हमारा आया था वो एनसीएफ 2005 था, और अब जो है नया एनसीएफ नई एजुकेशन पॉलिसी के दौरान, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि पाठ्य पुस्तकों के 2 महत्व लिखिए। तो पाठ्य पुस्तकों की इम्पोर्टेंस बतानी है हमें। देखिए फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक हमारे नॉलेज को बढ़ाती हैं, पाठ्य पुस्तक बालकों में नियमित अध्ययन की आदत को विकसित करती हैं, और पाठ्य पुस्तक का प्रयोग हम जो है डिफरेंट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के लिए भी करते हैं। तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ज्ञान और सूचना, यानी कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में अंतर लिखिए। तो ज्ञान जो हमारा होता है उसका जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है वो व्यक्तियों के मस्तिष्क में उनके एक्सपीरियंसेस के फलस्वरूप होता है, यानी कि ज्ञान का उदय व्यक्तियों के मस्तिष्क में उनके अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि सूचना तैयार किया गया डेटा है जिसे सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। यानी कि सूचना जो है वो नहीं बदलती है, वो एडजस्ट रहती है, जबकि ज्ञान का फॉर्मेशन हमारे एक्सपीरियंसेस के आधार पर होता रहता है। ज्ञान अर्थ के साथ सूचना है, यानी कि अगर कोई सूचना है तो उसका अर्थ भी है, उसके रीजन्स भी ज्ञान में शामिल होते हैं। जबकि सूचना कॉन्टेक्चुअली एक डेटा होता है, जो सही है कि गलत है इसको कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग को परिभाषित करें, यानी कि शिक्षण को परिभाषित करें। देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग को किसी ने 2 ध्रुवीय प्रक्रिया कहा है, उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे मैंने जॉन डीवी के अकॉर्डिंग शिक्षण को परिभाषित किया है। जॉन डीवी ने शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है, जिसमें कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, और शिक्षण का सामान्य अर्थ जो है वो सीखने में सहायता करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि पाठ्यक्रम का अर्थ है, यानी कि यहाँ पे डैश लगा के आपको बताना था कि पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में वो ये पूछा गया था कि पाठ्यक्रम जो है उसका शाब्दिक अर्थ बताइए, यानी कि उसकी इटमोलॉजी बतानी थी, और यहाँ पे पाठ्यक्रम का डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम की परिभाषा लिखी है कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथों में वह यंत्र साधन है
जिससे वह अपनी वस्तु यानी कि अपने छात्र को उसके कला कक्ष में, उसकी कक्षा में अपने अपने आदर्शों के अनुसार ढाल देता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ये आप की पॉइंट से भी याद रख सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो है उसको कनिंघम ने शिक्षक के हाथों में एक यंत्र बताया है, जिससे कि वो स्टूडेंट को स्कूल के रूल्स के अनुसार जो है वो डेवलप कर देता है। बहुत ईजी सी परिभाषा है, बस बाकायदा आप इसको समझ लें। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछे गए थे और इनमें हमको डिफाइन नहीं करना था। तो कौशल में अभ्यास का बहुत महत्व है, यानी कि स्किल जो है उसमें एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हम स्किल्ड तभी हो सकते हैं जब हम बार बार किसी चीज़ की एक्सरसाइज करें, किसी चीज़ का अभ्यास बार बार करेंगे, तभी हम उसमें स्किल्ड हो सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रुथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण तथा प्रशिक्षण समानार्थी शब्द है। नहीं, ये बिल्कुल भी कहना सत्य नहीं होगा, ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि टीचिंग जो है वो हमारी टीचिंग जो है सीखने में हेल्प करता है, जबकि ट्रेनिंग जो है हमें स्किल्ड बनाने में हेल्प करती है। यानी कि किसी एक एस्पेक्ट में स्किल्ड हो जाना हमारा ट्रेनिंग कहलाता है, और शिक्षण जो है हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण केंद्रित पाठ्यक्रम एक परंपरावादी पाठ्यक्रम है। ये भी गलत है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रूथ होना चाहिए, लेकिन मैंने बुक में सर्च किया तो ये यहाँ पे असत्य लिखा हुआ है, क्योंकि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम हम हमेशा से बनाते आ रहे हैं। आज का हमारा पाठ्यक्रम स्टूडेंट केंद्रित होना चाहिए, लेकिन चूंकि बुक में ये असत्य लिखा हुआ है, 2-3 जगह मैंने चेक किया तो ये मैंने यहाँ पे असत्य लिख दिया है, जबकि हमारा यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ट्रुथ होना चाहिए। ये आप लोग खुद से सर्च करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि डाइट का अर्थ जिला बेसिक शिक्षा संस्थान है। ये बिल्कुल फॉल्स है। डाइट का अर्थ आप सभी को पता होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम जो है वो वर्तमान पाठ्यक्रम संकुचित है तथा परीक्षा केंद्रित है। ये अब अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात कहें तो ये बिल्कुल असत्य होगी, क्योंकि आज जो है पाठ्यक्रम का विस्तार हो चुका है और उसको परीक्षा केंद्रित ने बनाकर बच्चे के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सेंटर्ड बनाया जा रहा है। नेक्स्ट जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो हम 2018 टू 2020 का डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि सूचना प्राप्ति के 2 स्रोत बताइए, यानी कि इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से गेन कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है हम टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बुक्स आदि से जो है वो गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। देखिए फ्रेंड्स, आप भाषा 2 प्रकार की भी लिख सकते हैं और भाषा को 3 प्रकार में भी बांट सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाषा 2 प्रकार की है, मौखिक या सांकेतिक भाषा, एंड सेकंड वन इज लिखित भाषा। या फिर इसको आप 3 डिफरेंट टाइप में लिख सकते हैं कि भाषा जो है वो 3 प्रकार की होती है। मौखिक भाषा जिसको हम बोल के व्यक्त करते हैं, लिखित भाषा जिसको हम लिख के व्यक्त करते हैं, और सांकेतिक भाषा जो है ये मौखिक तथा लिखित दोनों हो सकती है। ये आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि कुछ लैंग्वेज जो है वो साइन में होती हैं। जैसे कि कहीं पे आपने रोड पे देखा होगा कि साइंस लगे होते हैं, तो उसको हम साइन लैंग्वेज कहेंगे। और कुछ लोग जो बोल नहीं सकते वो अपनी बात को साइंस द्वारा समझाते हैं, संकेतों के माध्यम से समझाते हैं, तो वो हमारी मौखिक सांकेतिक भाषा में आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फोनोलॉजी। जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी पढ़ी होगी वो बिल्कुल बता देंगे कि फोनोलॉजी जो है, फोनीम्स जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और फोनोलॉजी उनसे संबंधित जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। तो फोनोलॉजी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि से संबंधित विज्ञान है, इसलिए फोनोलॉजी को स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा में सुनने की आवश्यकता बताइए। देखिए फ्रेंड्स, सुनने की आवश्यकता कक्षा में क्या, मनुष्य को पैदा होते ही सुनने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना सुने वो कुछ भी समझ नहीं सकता। हालांकि आज के टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे बनाए गए हैं जिनको सुनने में जो हमारी हेल्प करते हैं। तो सुनना जो है वो भाषा का प्राथमिक कौशल है। आप सभी को पता होगा कि भाषा के 4 जो है स्किल होते हैं, LSRW से, जिनको आप याद रख सकते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड
रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इनमें जो सबसे पहला स्किल है वो हमारा सुनना ही होता है, और कक्षा में सुचारू शिक्षण के लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि 1 नंबर में पूछा गया था इसलिए मैंने बहुत छोटा सा आंसर इसका लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के 2 गुण बताइए। देखिए, एक आदर्श शिक्षक को सहनशील तथा अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसको फॉलो करते हैं। एंड उसको अपने विषय और मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अपने विषय पे उसकी पकड़ बच्चों के सामने उसकी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाती है, और मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों की जो सिचुएशंस होती हैं, जो उनकी लर्निंग कंडीशंस होती हैं, उनका ज्ञान कराने में हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि 5 ट्रू फॉल्स इसमें पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट CCS यूनिवर्सिटी में अलग है। हर पेपर में आपको अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करिकुलम के हमारे सब्जेक्ट में आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन 1 लाइनर मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स के मिलेंगे, जिनमें से आपको 8 क्वेश्चंस को करना होता है। तो इसमें 6 क्वेश्चन हिल्दा तांबा प्रतिमान 1959 से संबंधित है। नहीं, ये कथन आपका रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हिल्दा तांबा जो मॉडल था वो 1962 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त विषयों का एकीकरण असंभव है। ये कथन सत्य है बिल्कुल, क्योंकि समस्त विषयों को जो है इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन समस्त विषयों को हम एक साथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम में घनिष्ठ संबंध होता है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही हमारे करिकुलम को जो है डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतलेख का अर्थ है उच्चारण। नहीं, ये भी क्वेश्चन जो है आपका जो है बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। श्रुत का अर्थ ही होता है सुनना, और लेख का मतलब होता है लिखना, यानी कि सुनकर लिखना श्रुतलेख का अर्थ होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये वाला आपका ट्रुथ था और ये वाला आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीन भाषा हिंदी है। तो ये क्वेश्चन भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो प्राचीन लैंग्वेज है वो हमारी संस्कृत मानी जाती है, और संस्कृत से ही जो है बाद में डेवलप हुई है हमारी हिंदी, और जिसकी लिपि जो है देवनागरी है। अब हम हमारे जो सीनियर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे 2019 से 2021 बैच में पूछे गए थे। इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि मूल्य मीमांसा क्या है, यानी कि एक्सियोलॉजी क्या है। तो मूल्य मीमांसा के अंतर्गत मूल्यों के स्वरूप और मानदंडों का अध्ययन किया जाता है। मूल्य के विभिन्न सिद्धांतों का विवेचन भी इसी में होता है। मूल्य मीमांसा मतलब कि एक्सियोलॉजी, यानी कि एक्सियोलॉजी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्सोस और लॉजी। एक्सोस का अर्थ होता है वैल्यू, यानी कि किसी चीज़ की क्या वैल्यू है और उसकी वैल्यू की प्रमाणिकता कहाँ तक है, इस चीज़ को जानना ही किसी भी चीज़ की मूल्य मीमांसा कही जाती है। और मूल्य मीमांसा के अंतर्गत जो उसके नॉर्म्स होते हैं, उनके स्वरूप और उनके मानदंड की वो कहाँ तक ट्रुथ हैं, उन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान का उदय व्यक्तियों के मस्तिष्क में उनके अनुभव यानी कि उनके एक्सपीरियंसेस के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि कौशल का निर्माण व्यक्ति के निरंतर अभ्यास और इसके विवेकपूर्ण निर्णयों के फलस्वरूप होता है। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा शिक्षण और प्रशिक्षण में भी अंतर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्वर वाचन यानी कि लाउड रीडिंग क्या है। तो सस्वर वाचन जो है वाचन के 2 मुख्य प्रकारों में से एक है। वाचन के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, एक मौन वाचन और एक संस्वर वाचन, जिसको हम लाउड रीडिंग कहते हैं, और मौन रीडिंग को हम जो है वो साइलेंट रीडिंग कहते हैं। बोलकर अर्थात स्वर में पढ़ा गया वाचन संस्वर वाचन कहलाता है। संस्वर वाचन वाचन की प्रारंभिक अवस्था है, यानी कि पहले हम लाउड रीडिंग सीखते हैं, बाद में साइलेंट रीडिंग सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। तो ये मैंने आपको अभी बताया कि आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। पाठ्यक्रम का नियोजन जब बालक की प्रकृति के अनुसार, यानी कि बच्चे की
जो उसकी साइकोलॉजिकल जो एबिलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखकर, उसकी आयु को ध्यान में रखकर और उसके IQ को ध्यान में रखकर किया जाता है और उसके विकास के स्तर पर उसकी आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। इसको आप अपने शब्दों में भी डिटेल से और अच्छी लैंग्वेज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों के 2 महत्व। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से हमें जो है वो स्व अध्ययन की आदत डेवलप होती है और पाठ्य पुस्तक पढ़ने से हमारी जो नॉलेज होती है वो इन्हेंस होती है। नेक्स्ट जो हमारे हैं वो फिर से वही 5 ट्रू फॉल्स हैं कि पाठ्यक्रम उद्देश्य केंद्रित होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, जो पाठ्यक्रम होता है वो डेवलप ही ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो ये कथन हमारा ट्रूथ हो जाएगा। स्कीमा सदैव वस्तुनिष्ठ होता है। ये मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया है कि जो हमारा स्कीमा होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है, संज्ञानात्मक जो हमारा सिद्धांत होता है उसके आधार पर होता है, क्योंकि स्कीमा जो है वो सभी के अलग अलग डेवलप होते हैं। एक ही चीज़ से 2 लोग एक ही वस्तु से अलग अलग स्कीमास डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि स्कीमा जो है हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारा नॉलेज होता है उसको ग्रहण करने का हमारा पर्सनल वे होता है। और स्कीमा की जो अवधारणा है वो डेवलप किसने की थी? वो डेवलप की थी हमारे पियाजे ने। और इस वर्ड को किसने दिया था ये आप सर्च करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्कीमा शब्द किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF का अर्थ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये क्वेश्चन भी जो आपका स्टेटमेंट है ये भी ट्रूथ हो जाता है। अभी तक 4 NCF आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, 1975, 1988, 2000 एंड 2005। ज्ञान की प्रकृति मूर्त होती है। ये कथन जो है आपका असत्य है, क्योंकि ज्ञान की प्रकृति केवल मूर्त नहीं होती, ये अमूर्त भी होती है। पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में कोई अंतर नहीं है। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम में सिलेबस के अलावा जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी शामिल किया जाता है, जबकि सिलेबस केवल हमारी जो बुक होती है उससे रिलेटेड होता है। तो हम लोग सिलेबस और करिकुलम को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि करिकुलम जो है हमारे सिलेबस के साथ साथ अन्य जो एक्टिविटीज़ हमारे शिक्षण जो समय होता है उसके दौरान कराई जाती हैं उनको भी हम पाठ्यक्रम में ही शामिल करते हैं, जबकि सिलेबस में हमारे बुक का जो कंटेंट होता है वो शामिल होता है। फ्रेंड्स, ये हमारे 2017 से लेकर 2021 तक के सभी क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।